नमस्कार, आप सभी का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे। भारतवंशियों और जापान के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब की करेंगे शुरुआत। एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली के देवाल में बादल फटा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई स्थानों पर अवरुद्ध। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। जुलाई में देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर 3.5% पर। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कई खेल प्रतियोगिताओं का किया शुभारंभ। समाचार विस्तार से। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान पहुंच गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर पीएम मोदी टोक्यो में 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जापान पहुंचने पर जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पिछले 11 वर्षों में भारत जापान साझेदारी के निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति की है और अब प्रयास होगा कि आर्थिक और निवेश संबंधों को नई ऊंचाई दी जाए और एआई और सेमीकंडक्टर जैसी नई व उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ाया जाए। जापान दौरे के पहले दिन जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद प्रवासी भारतीय और जापान के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और खास बात यह रही कि जापानी मूल के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत भारतीय परिधान और संस्कृति परंपराओं के अनुरूप किया। और इस दौरान कहीं गायत्री मंत्र तो वहीं पधारो महारो देश की परंपरा का अनूठा संगम भी देखने को मिला। बलिहारी जाओ रे मारे सतगुरु आंगने आया रे मेवारी जाओ रे। जापानिलेगे स्वागतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है और क्या कुछ उनको लगा, आप बताएं, क्या कुछ माहौल नजर आया? बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से वो विकास कर रहे हैं और 15 समिट कर रहे हैं इंडिया और जापान का। यहाँ से लोगों को 5 लाख लोगों को जो ट्रांसफर करेंगे और जो इंडिया तरक्की पे जा रहा है उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। I love you, Modi. You are the best PM of the whole world. We love you.
लगा कि एक तरह से ऑपरेशन संदूर की भी एक गूंज सुनाई दी है यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा बताएं, आपकी मुलाकात हो पाए? मैं पहली बार मोदी जी से मिली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी मोदी जी से मिलने के लिए। एक जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ भी जाते हैं हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चर है, हमने उनसे बात की। हमने जापान में शिव जयंती पहली बार की और उन्होंने हमें बताया कि हमें गणेश मूर्ति की स्थापना भी शिव जयंती में करनी चाहिए और गणेश मंडल के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति भी रखनी चाहिए। मतलब वो कितनी सोच रखते हैं और जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत को विश्वगुरु बनाने की उनकी कामना है, हम सब उनके सैनिक हैं। जिस तरह से मोदी जी ने आज यहाँ जापान वो आए और तुरंत हम भारतीय समुदाय से वो जो मिलने आए, उनका जो उत्साह और हमारे प्रति प्रेम और भारतीयवासियों ने भी जो आज उन्हें प्रेम दिखाया है, उस प्रति हम आज एकदम गदगद हो गए हैं। हिंदी कहाँ से सीखी आपने? हिंदी फिल्म से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और राजस्थानी कनेक्शन क्या है आपका? राजस्थानी कनेक्शन क्या, तो बेसिकली मैं डांस और गाना सीख रही हूँ 13 साल से। राजस्थान जापान आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आपने किस तरह से स्वागत किया, एक बार हमें बताइए। हाँ, तो हम हिंदी भाषा में स्वागत किया है और अंत में आखिर में हम राजस्थानी भाषा में स्वागत किया है। एक बार हमें बोल के दिखा सकते हैं? पूरा नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर राजस्थानी में पधारो हमारे देश। तो देखिए, न सिर्फ हिंदी बल्कि स्थानीय जो भाषा है उसको भी जापान के लोग किस तरह से अपना रहे हैं, वो एक अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है दोनों ही संस्कृतियों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके कार्यक्रम को देखा, कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? अरे अनुभव कुछ बात से, भाषा से नहीं बता सकते हैं कि मैं तो 30 साल से तबला बजाता हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से आज तक तबला रियाज अपना अभ्यास करते हैं, प्रोग्राम भी देते हैं। लेकिन मेरे लिए 30 साल में सबसे अच्छे दिन आज आ गए हैं और मेरे ही नहीं है, ये बाकी सभी मेंबर के लिए सबसे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी इंडिया का लीडर ही नहीं है, पूरे दुनिया का लीडर है। तो दुनिया के सबसे उच्च स्तर पर आप वो कोई प्रधानमंत्री के सामने हम लोग वो आज बजाने की मौका मिले हैं, इतना खुशी तो आज तक नहीं मिले और कभी नहीं मिल जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की बात को भारत के बाहर भारतवंशियों के बीच रखने का काम करते हैं, भारतीय समुदाय भी उन्हें पा करके अद्भुत रूप से आह्लादित है और ऐसा लग रहा है कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो जापान ही नहीं पूरी दुनिया में और विस्तार पाने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान पहुंचने पर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने स्वागत की तस्वीरें साझा कर लिखा कि टोक्यो पहुंच गया हूं। भारत और जापान अपने विकासात्मक सहयोग को निरंतर मजबूत कर रहे हैं और मैं इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इशिबा और अन्य लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हूं और जिससे मौजूदा साझेदारियों को और मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा। और अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रुद्रप्रयाग के बरेत गांव और छेनागाड़ में आज सुबह बादल फटने से अफरा तफरी मच गई है। करीब 30 से 40 परिवार गदेरे के बीच फंसे हुए हैं और जबकि मवेशियों के नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है, तो वहीं बागेश्वर में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे सरयू व गोमती नदियों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंच गया है। चंपावत, चमोली और टिहरी जिलों में भी भारी बारिश से सड़कों पर भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात बाधित हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद में लगातार हो रही भारी वर्षा एवं खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए समस्त विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल समेत 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर से बादल फटा है। यह घटना तहसील देवाल के मोपाटा में हुई है, जिसमें 2 लोगों के लापता होने की खबर है। 2 व्यक्ति तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता बताए जा रहे हैं, तो वहीं 2 अन्य व्यक्ति विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल हैं। और इसके अलावा गौशाला भी दब गए हैं, जिसमें लगभग 15 से 20 जानवर दबने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी स्थित पापड़गाड़ में आज सुबह नदी में अचानक तेज उफान आ गया। हालांकि इसमें बीआरओ का एक पुल बाल बाल बच गया, लेकिन उसकी एक दीवार को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पुल के ऊपर बड़ी मात्रा में मलबा, पेड़ तथा पत्थर अटके हुए हैं। फिलहाल गंगोत्री हाईवे का यह हिस्सा आवाजाही के लिए बंद है और इसके साथ ही हाईवे भारी बारिश और भूस्खलन के कारण नलून सहित दर्जनों स्थानों पर बाधित है। बीआरओ जगह जगह हाईवे को ठीक करने और मलबा हटाने के कार्य में जुटी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेत, डूंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इस संबंध में निरंतर अधिकारियों से संपर्क में हूं। आपदा सचिव और जिला अधिकारियों से बात कर बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 23 से 25 अगस्त तक हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। चंबा जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और सभी संपर्क मार्ग और दूर संचार सेवाएं ठप हैं। मणिम महेश यात्रा पर आए करीब 7 से 8 हजार यात्री रास्ते में फंसे हैं, जिन्हें भरमौर लाया जा रहा है, जहां उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। कांगड़ा जिले के इंदौर और फतेहपुर इलाकों में ब्यास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। पौंग डैम से छोड़े गए 1.5 लाख क्यूसेक पानी के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं, लेकिन प्रशासन ने पहले ही 17 ग्राम पंचायतों को खाली करवा लिया था। तो वहीं मंडी में पंडोह के पास भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से बंद हो गया है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। और डलहौजी बनीखेत पठानकोट जो मुख्य मार्ग है उसको ओपन कर दिया गया है। इसके साथ साथ में बाकी मार्गों को ओपन करने के लिए जेसीबी की तरफ से मशीनरी डिप्लॉयड। मणिमहेश यात्रा का सवाल है, जितने भी श्रद्धालु यात्रा के मार्ग पे बीच में फंस गए थे, उन सभी श्रद्धालुओं को भरमौर नीचे लाया जा चुका है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना की सूचना वहां से नहीं आई। जितने भी श्रद्धालु हैं सभी भरमौर में हैं, सुरक्षित हैं और वहां पे उनके राशन पानी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास जगह और लंगर और राशन अवेलेबल। ध्रुव जी कोशिश चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस की, उसके लिए एडीएम भरमौर वहां पे डिस्कशंस कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। पंजाब में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। राज्य के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गुरदासपुर, फजिल्का, रामदास, जालंधर, अजनाला में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ ने फसलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बड़ी संख्या में गांव पानी में समा गए हैं और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास भी जारी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए टीम तैनात की गई है। दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अधिकारियों को राहत कार्य और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नई दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर आज भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर यमुना नदी पर साफ नजर आ रहा है। तो वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन धन बैंक खाता ना होता तो यूपीआई ना होता, यूपीआई ना होता तो आज इतनी आसानी से व्यापार नहीं हो रहा होता, व्यापार नहीं होता तो मेरा घर संसार बसा नहीं होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो बैठे बैठे पैसा गांव नहीं भेज पाते, गांव पैसा नहीं भेज पाते तो खुद जाना पड़ता, खुद जाते तो रिक्शा बंद रहता, रिक्शा बंद रहता तो भाई हमारी सवारी कोई और ले जाता। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 67% खाते गांव कस्बों में खुले हैं। गरीबों ने इसमें 2,60,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जनधन योजना के 11 साल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार के सीमावर्ती और तराई क्षेत्रों के 8 जिलों में यह अभियान चलाया गया है। मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल के लोगों को नोटिस भेजा गया है। ये जिले भौगोलिक रूप से नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं और इन जिलों में रहने वाले लोगों की जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है और इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। इस अभियान ने इन जिलों में रहने वाले लोगों के बीच हलचल मचा दी है और जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं उनके लिए आशंका है कि ये नेपाल या बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है या उसकी नागरिकता साबित नहीं हो पाती है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है और इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है और इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की खास बात यह है कि किसान 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से हासिल कर सकते हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में किसानों को समय समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को उनकी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को फसल उत्पादन के लिए जरूरी कृषि इनपुट जैसे बीज और खाद खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सहायक गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य गैर कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना, किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और किसानों को कठिनाई के समय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने या कृषि उपकरण की मरम्मत करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वोटर आईडी, पैन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदन देने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के बैंक की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज दिखाई पड़ेगा। उसमें अपनी सभी डिटेल्स भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नजर आएगा। अगर आप पात्र होंगे तो बैंक आपसे संपर्क करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसके थ्रू हमारे किसान भाई जो प्रोडक्टिविटी के लिए लोन चाहिए या समय समय पर जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उससे इसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी इसमें मिलने का प्रावधान है। कृषि में या कृषि के संलग्न जो भी व्यवसाय है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, इनके लिए भी इसकी उपलब्धता है। किसानों को इस स्कीम के तहत कुल 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 लाख रुपए का लोन फसल के लिए और 2 लाख रुपए खेती से जुड़े काम के लिए मिलता है। सरकार इस योजना में 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान बोनस देती है। इससे किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक चालू किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल 10.05 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं,
जिससे 7.72 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार की यह पहल जहां एक तरफ कृषि विकास को बढ़ावा देती है, वहीं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है और इससे एक आत्मनिर्भर कृषि समुदाय का मार्ग प्रशस्त होता है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी उत्कृष्टता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पिछले एक दशक में भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। युवा प्रतिभाओं को निखारने वाले जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर विश्व स्तरीय सुविधाओं के निर्माण तक हम अपने देश में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र देख रहे हैं। हमारी सरकार एथलीटों का समर्थन करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर नमन किया और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हॉकी में भारत की प्रतिभा का पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर नमन और सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलामी के दौर में सीमित संसाधनों के बीच मेजर ध्यानचंद जी ने जिस अटूट लगन और मेहनत से हॉकी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, वह अद्वितीय है। देश में हॉकी और अन्य खेलों के विकास को निरंतर बढ़ावा देने की प्रेरणा देने वाले ध्यानचंद जी देशवासियों की स्मृति में सदैव जीवित रहेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।